क्या अंकित प्रभु इस बार डिंडोशी से किसी नगर सेवक का टिकट कट करके उनको टिकट दिया जाएगा? मुझे बताओ, अंकित प्रभु मेरा बेटा है, ये उसका गुनाह है क्या? 14 राउंड तक आप बहुत पीछे थे। इस पीछे रहने के दो कारण में से एक कारण क्या हो सकता है, लाड़की बहन या ईवीएम? दोनों, ईवीएम और लाड़की बहन दोनों उसका कारण है। डिंडोशी की यादी में 100% वोट हुआ है। नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो कैसा हुआ? इतने कद्दावर नेता, बड़े बड़े, काफी करीबी होने के नाते बहुत से लोग हैं, तो क्या आपके पास ऑफर नहीं आया था या आप जाना नहीं चाहते थे? देखिए, ऑफर तो सबको आता है। महिला नगर सेवकों की सुरक्षा के बारे में आपने वो मीटिंग भी कैंसिल कर दी थी। मुंबई के महापौर की क्या गरिमा होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए। क्यों नहीं हम डिंडोशी के बारे में, हम सरकार से आपने मांग नहीं किया कि डिंडोशी का विकास हो, झोपड़पट्टी हटाए? उस एसआरए के बिल्डिंग में उनको जो पीटीसी है उसको कन्वर्ट करो पीएपी में। नागपुर अधिवेशन जस्ट अभी शुरू होने जा रहा है, तो आपको क्या लगता है किस मुद्दे को आप नागपुर अधिवेशन में उठाएंगे? नागपुर अधिवेशन में ये मुद्दे को मैं उठाऊंगा। बिंदास बोल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो 4 बार के नगर सेवक, महापौर, तीसरा टर्म है इनका विधानसभा का। मैं ऐसे कह सकता हूं कि 32 से 33 साल का जनप्रतिनिधि के हिसाब से इनका एक एक्सपीरियंस बड़ा है, हमारे सबके बीच के हैं और वह डिंडोशी से इस बार भी विधायक चुने गए हैं, जिनका नाम है सुनील प्रभु हमारे सामने। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। बिंदास बोल में मुझे बुलाया, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। सर, मेरी कुछ सवाल है आपसे। कुछ हो सकते हैं कटाक्ष के सवाल हो, कुछ हो सकते हैं ऐसे सवाल हो जो जनता के पास ना हो। जैसे एक पहला सवाल यह है कि आपकी जीवनी के बारे में ज़्यादा डिटेल सोशल मीडिया पे लोकल तक नहीं पता है। आप कब जन्मे हैं, कहाँ जन्मे हैं, परिवार में क्या है, कैसे एजुकेशन कहाँ से हुई है, स्कूल कॉलेज क्या है? नहीं, मैं सामान्य फैमिली से आया हूँ। मेरा जन्म तो मुंबई में हुआ। मैं पारला और जोगेश्वरी, इस सारे क्षेत्र में मेरा बचपना गया है। और जोगेश्वरी के स्पेसिफिक कॉलेज में मैंने 8वीं तक पढ़ाई की है। उसके बाद टेक्निकल एजुकेशन में मैंने एडमिशन लिया था और महिंद्रा कंपनी जो है वहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन होने के बाद अप्रेंटिस के लिए मैंने अर्जी किया था। और उसके बाद विधानसभा का चुनाव जब लगा तब उसमें मैं शिव सैनिक के नाते सहभागी हुआ और राजनीति का एक अलग मोड़ मेरे जीवन का आया और मैं उस वक्त कीर्तिकर साहब के साथ काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, तो आपका परिवार या आप जब कॉलेज में रहे होंगे उस समय से ऐसा था कि पहले से कुछ इंटेंशन आता था कि राजनीति में ही जाना है? क्योंकि राजनीति का इंटेंशन नहीं था, लेकिन मैं प्रभावित था हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे जी के विचारों से, उनके भाषण से। और वहाँ वातावरण पूरा शिवसेनामय था, तो मैं ये चाहता था कि मैं एक अच्छा कार्यकर्ता बनूँ, शिवसैनिक बनूँ, लोगों की सेवा करूँ। इसके कारण मैं इस पार्टी में काम करना शुरू किया था। अच्छा, तो आपने पहला चुनाव, जो डेटा के हिसाब से पहला चुनाव आप 1997 में लड़े, जो नगर सेवक का इलेक्शन था। पहला चुनाव आपको जो चुनौती थी वो बाहर की जनता के साथ था कि आपके लोगों के साथ? क्योंकि और भी बहुत से, मैं ऐसा कहता हूँ कि मैंने जीवन में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं नगर सेवक बनूँ, एमएलए बनूँ, महापौर बनूँ, लेकिन मैं ये चाहता था कि मैं बाला साहब का एक प्रामाणिक शिवसैनिक बनूँ और उनके साथ काम करूँ। मौका मुझे मिला कीर्तिकर साहब के साथ काम करने का और उसके बाद जब चुनाव आया तो उस क्षेत्र में एक अच्छा उम्मीदवार की खोज में पार्टी थी और उस वक्त कहा गया कि सुनील इस क्षेत्र में रहता है तो इसको हम लड़ाएंगे। कीर्तिकर साहब ने भी जिसके बारे में मुझे परमिशन दी, हमारे उस वक्त के विभाग प्रमुख विनोद गोसालकर जी ने, आदरणीय पक्ष प्रमुख उद्धव जी से कहा, आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट जी ने उसको मान्यता दी। चुनौती तो थी, नया था मैं तो। हाँ, क्योंकि लोग जिस तरह से हर एक आदमी ये चाहता है कि मुझे उम्मीदवारी चाहिए, तब मेरे उस वक्त सीनियर थे, वो चाहते थे कि उन्हें उम्मीदवारी मिले। लेकिन पार्टी ने मुझे जिस दिन उम्मीदवारी दिया उस दिन से सारे लोगों ने मेरे साथ जुड़ के काम किया और लोगों ने मुझे पहली बार उस क्षेत्र से नगर सेवक बनाया। तो आपके राजनीति में आने के बाद, क्योंकि मैंने ऐसा बहुत देखा कि राजनीति में आने के बाद अच्छे अच्छे रिश्ते टूटते हैं, ऐसा कोई वाकया जिससे आपको आज भी पछताना होता है कि राजनीति में आने के बाद ये रिश्ते मेरे टूट गए? नहीं, राजनीति में आने के बाद मेरे साथ कोई रिश्ते नहीं टूटे। कई दिनों के लिए ऐसे दूरता आई होगी रिश्तों में। हाँ। लेकिन मैंने किसी रिश्ता नहीं तोड़ा। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा राजनीति का सिद्धांत अलग है और मेरे कारण अगर किसी को लगा होगा कि मेरा ये आदमी ने बुरा किया तो मैं जानबूझकर नहीं किया होगा। जाने अनजाने में अगर किसी का, अगर मेरे नाते अगर किसी को तकलीफ हुई होगी, अगर कोई को ऐसा लगता है कि मेरे साथ बुरा किया, तो उसके लिए मैं
भगवान से माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के ऐसा कभी ज़िंदगी में सोचा भी कि नहीं मेरे कारण मैं इसका कभी बुरा करूँ। आप बहुत ही सरल स्वभाव के माने जाते हैं। मैंने आपका सर्वे कराया था कि किसी को कभी भी ना नहीं बोलते हो, और किस पार्टी से है, कहाँ से आया है, कौन है, लेकिन आप उसकी बातें सुनते हो और वो उसी में आपसे इंप्रेस बहुत ज़्यादा होता है। बोलते कि जाइए तो बात सुन के बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जहाँ पे डेटा बोलती है कि आपका पत्रक में नाम ना होने के कारण, मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ, पत्रक में नाम ना होने के कारण बीएमसी का सारा मीटिंग कैंसिल कर दिए और आप बहुत ही नाराज हो चुके थे। वो मैटर है ऐसा था कि 2014 का, मैं आपको मैटर बता रहा हूँ, 2014 का मैटर है, जब आप मेयर थे, T2 का ओपनिंग था और आपका उनके निमंत्रक पत्रक पे नहीं था और आपका बीएमसी का सारा मीटिंग कैंसिल कर दिए थे आप। ऐसा है कि मुंबई शहर का महापौर इस शहर की गरिमा है, और पंतप्रधान जी जब मुंबई में आते हैं तो मुंबई का महापौर उनका स्वागत करता है। उस कार्यक्रम में महापौर निमंत्रित रहता है। उस पत्रिका में मेरा नाम ही नहीं डाला गया था, और प्रोटोकॉल के कारण, मेरा नाम नहीं डालने के कारण, मैं महापौर था तो मैं मेरा रिटर्नेशन दे दिया। रिटर्नेशन देने के बाद वहाँ हमारी यूनियन थी शिवसेना हाँ, की, क्योंकि बहुत गुंडागर्दी हुई थी ऐसा बोलते हैं लोग। यूनियन थी, वहाँ के लोग इतने प्रक्षोभक हुए कि वहाँ जो मैनेजमेंट थी उसको ये कार्यक्रम करना भी कठिन हो गया। हाँ, कोई मुंबई हाथापाई भी हुई महानगर थी। पालिका ने असहकार किया, और शिवसैनिक है, हाँ, शिवसैनिक जो थे उन्होंने वहाँ के हमारे उस वक्त की जो मैनेजमेंट है, उसके जनरल मैनेजर थे, उसको प्रसाद भी दे दिया। हाँ, क्योंकि ये बहुत ही हाईलाइट हुआ था आपका एक मुद्दा, क्योंकि आप बहुत सरल स्वभाव के थे। नहीं, और इसीलिए कि मुंबई शहर के महापौर का अवमान किया, सुनील प्रभु का अवमान किया, इसलिए नहीं। सुनील प्रभु जीरो था, मुंबई शहर का महापौर जो है उसको एक बहुत बड़ी गरिमा है, और इसके लिए महापौर का नाम उस पत्रिका में नहीं था, इसलिए मुंबई वासियों को भी बुरा लगा था, और वहाँ के हमारे जो मैनेजमेंट में काम करने वाले जो लोग हैं उनको भी बुरा लगा था। लेकिन इसी में ना, इसी मुद्दे में ऐसा बोला जाता है कि उस समय बीएमसी का एक बहुत अच्छा मुद्दा था, जो चर्चा का मुद्दा था, महिला नगर सेवकों की सुरक्षा के बारे में। आपने वो मीटिंग भी कैंसिल कर दी थी इसी के कारण। नहीं, महिला नगर सेवकों की सुरक्षा के बारे में उस वक्त एक सेमिनार रखा गया था। हाँ, और उस सेमिनार में बहुत सारे लोग आने वाले थे, तो मैंने ये कहा कि ये जो है आज पंतप्रधान जी मुंबई में आ रहे हैं, और इसके कारण मुंबई शहर के महापौर को अगर बुलाया नहीं है तो महानगर पालिका के जितने भी विभाग आज वहाँ पर मदद करते हैं एयरपोर्ट प्रशासन को, वो सारी चीज़ें जो है उसको हम कटौती करेंगे। मुंबई के महापौर का क्या, मुंबई के महापौर की क्या गरिमा होती है, सुनील प्रभु की नहीं, मुंबई के महापौर की क्या गरिमा होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए। वो एक अधिकार का भाग होता है, और इसके कारण सारे प्रोग्राम मैंने रद्द किए थे। लेकिन दोबारा जब ये सेटल हो गया, मैनेजमेंट हमारे पास आ गई, उद्धव जी से मिले, आदरणीय बाला साहब जी तब थे, तब उनसे मुझे मैसेज आया कि नहीं, पंतप्रधान जी आ रहे, उनका एक बड़ा सम्मान होता है, अगर मैनेजमेंट की गलती हुई तो ये देश के पंतप्रधान हैं, उनका स्वागत आपको करना होगा। अच्छा, ये आप जो 4 बार आप नगर सेवक थे, क्या चारों बार आप किसी एक ही लोकेशन से थे कि चारों अलग अलग? चारों अलग अलग लोकेशन से मैं नगर सेवक बना। मतलब ये क्या रणनीति आपका, ये क्या ट्रिक है? क्योंकि मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं 4 बार नगर सेवक बना, उस क्षेत्र के मतदाताओं के बहुत बड़े आशीर्वाद। लेकिन अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्र से मैं नगर सेवक बना, ये मेरे मतदाताओं के आशीर्वाद है, मेरी माता पिता की पुण्याई होगी, और हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे जी, जिनका वलय था और आज भी मुंबई शहर में मतदाताओं के ऊपर है, उसके कारण मैं ये कर सका। आप मतदाताओं पे इतना बिलीव कर रहे हो, भरोसा कर रहे हो, मुझे पता है कि सुनील प्रभु एक ब्रांड है इस क्षेत्र में। 2009 में आपके साथ उल्टा हुआ। 2009 में राजहंस जी आए कांग्रेस से और आपको हराए। इसका कारण कहीं ना कहीं जनता ना हो के ऐसा लगता है कि आपकी पार्टी में ही कलह था। नहीं, मेरे पार्टी में कलह नहीं था। उस वक्त की राजनीतिक सिचुएशन अगर देखें तो मैंने टिकट मांगी थी और मुझे पार्टी ने टिकट दी, लेकिन उसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न था कि एक विधानसभा का 3 विधानसभा हो चुकी थी, फिर जोगेश्वरी, दिंडोशी और कांदिवली। तो मैंने दिंडोशी में पहले से शुरुआत की थी, और मुझे तो उस वक्त जो विद्यमान हमारे विधायक थे, हमारे नेता कीर्तिकर साहब उस समय पार्टी के, उन्होंने भी कहा कि अगर मैं लोकसभा हरा हूँ लेकिन जोगेश्वरी विधानसभा में उन्हें ज़्यादा बहुमत है तो वो जोगेश्वरी लड़ेंगे और तू दिंडोशी में ट्राई कर। तो उनको पार्टी ने कहा कि आपको जोगेश्वरी नहीं, आप दिंडोशी में रहो। तो हमारा दोनों का टकराव हो गया। फिर पार्टी ने तय किया कि मुझे टिकट दो, तो मैं चुनाव उस वक्त लड़ा। लेकिन बात ऐसी है कि उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि राजहंस सिंह कुर्ला से अगर आए तो भी वो कांग्रेस से लड़ रहे थे। हाँ। उस वक्त यहाँ पे खासदार
गुरुदास जी कामत थे, विद्यमान खासदार, सीएम थे अशोक चव्हाण जी, और शिवसेना और मनसे, जिसके कारण जो मराठी वोट था उसका विभाजन हुआ। मुझे जितने वोट मिले उतने ही मनसे को 800 वोट मेरे से कम मिले थे। और इसके कारण राजवंशी चुन के आए। और ये अंतर्गत अनहोनी कुछ नहीं थी, वो डिवीजन के कारण मैं उस वक्त हार गया चुनाव। अच्छा, तो आप बोल रहे हैं कि ऐसा कोई कारण नहीं था, सिर्फ मन से एक फैक्टर था उस समय कि जो दो पार्टी हुई थी और दोनों पार्टी फैक्टर था जिसमें मत विभाजन हो गया और मैं चुनाव हार गया। क्योंकि लोगों का जो मानना था, डिंडोशी वासियों का मानना था कि डिंडोशी एक ऐसा क्षेत्र था जो हमेशा शिवसेना का गढ़ है। वो कई टाइम से आप देखेंगे तो वहीं पे शिवसेना के ही विधानसभा विधायक मंत्री रह चुके हैं, तो मन से ही एक बहुत बड़ा कारण था। 2009 के बाद आपका आता है 2014 में ये प्रतिक्रिया आपके लिए उल्टा हुई है। 2014 में आप मतलब शिवसेना और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ी, जो माना जाता था कि दोनों एक साथ लड़ेगी, और दोनों अलग अलग लड़ी, दोनों ने अपना पावर दिखाया, और इसमें कांग्रेस भी अपना पावर दिखा रही थी। आपके अलावा बाकी दोनों पार्टियों की तरफ से बहुत खर्चे किए गए थे और अच्छा खासा ये था कि बदली करना है, परिवर्तन लाना है, फिर भी आप चुन के आते हैं। ऐसा क्या मतदाता चाहते थे कि मैं इस क्षेत्र का विधायक बनूं, कार्यकर्ता ने मेहनत किया, और हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे जी की जो छवि थी उसके कारण लोगों ने मुझे स्वीकारा, और मैं ज़मीन पे चलने वाला कार्यकर्ता था। मैं सर्वसामान्य कार्यकर्ता के नाते लोगों में जाता था, मिलता था। आज भी मैं विधायक हूँ, लेकिन छोटे छोटे कार्यक्रम, उनके घर में जाना, उनसे बात करना, सुख दुख में जाना, ये काम मेरा रहता ही है, और इसके कारण लोगों को ऐसा लगता है कि ये अपना आदमी है। तो 2009 में आप चुन के भी नहीं आए, फिर भी आप 5 साल काम कर रहे होंगे, इसलिए 2014 में लोगों को वही सुनील प्रभु चाहिए थे। 2009 में मैं चुन के आने के बाद 2014 में चुन के आया, लेकिन वहाँ की मेरी संगठन थी और संगठन के कार्यकर्ता थे ना, उन्होंने उस वार्ड को मजबूत रखा था, और ये सारा श्रेय उस वक्त का मेरे संगठन के सारे पदाधिकारियों को जाता है कि जिन्होंने मैं चुनाव हारने के बाद भी वो वार्ड 5 साल एकदम कार्यतत्पर रखा। शिवसेना का एकदम कंट्रोल उसमें था, और 14 में मैं जब उम्मीदवार के नाते आया तो उसको गति आई, और मैं वहाँ विधायक बन गया। 2014 के चुनाव में आप श्रेय आपकी बेसिक टीम को देंगे या युवा टीम को देंगे? युवा और बेसिक दोनों लोगों ने जो इस तरह से मेहनत की और मुझे वहाँ जिताया, ये सारा श्रेय मेरे कार्यकर्ता का है, और इसलिए मतदाताओं ने मुझे मतदान किया। 2019 तो आप, मुझे लग रहा है कि आपने जैसे ही उम्मीदवार देखा होगा कि कोई खड़ा नहीं हो रहा है आपके सामने, क्योंकि बीजेपी और शिवसेना आपकी पार्टी एक साथ मिलकर आप चुनाव लड़ रहे थे, और आपके सामने कांग्रेस भी टिकट लेने के लिए रेडी नहीं थी, उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार को दिया। तो आप समझ गए होंगे कि ये सीट तो मेरे पहले से मिठाइयाँ बनवाना स्टार्ट कर दिया होगा। ऐसा नहीं है, इतने घमंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो चुनाव है। ठीक है, उनके युति में राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस में जो कुछ आदान प्रदान हुआ उसमें राष्ट्रवादी को गई, और राष्ट्रवादी की भी तगड़ी नेता मेरे सामने थी, वो थी विद्याताई चौहान, जिसका महाराष्ट्र में नाम है, झोपड़पट्टी वासियों में उसका एक नेतृत्व लोग चाहते हैं। ऐसी उम्मीदवार के सामने मैं चुनाव लड़ा। इसका कारण दिंडोशी की जनता, और उस वक्त भाजपा शिवसेना युति थी, दोनों पार्टी के कार्यकर्ता जोर शोर में मेरे साथ, मेरे कंधे पे मुझे लेकर चल रहे थे, और मैं वहाँ पर जिताने का काम उस वक्त भी मेरे कार्यकर्ताओं ने किया। आ जाते हैं हम 2024 तो मुझे लग रहा है कि राजनीति का अलग एक इतिहास रहा होगा, और हमेशा महाराष्ट्र की राजनीति में जब बातें होगी तो 2024 बातें होंगी। 2024 में बीजेपी अलग लड़ी, और बीजेपी के साथ शिवसेना थी। आप वो पुरानी शिवसेना, लेकिन आपके पास धनुष बाण नहीं थी। तो कैसे आपको लगा कि फिर भी बीजेपी और शिवसेना, दूसरी जो शिंदे सेना की शिवसेना है, उसको आप हराए बिना अपने धनुष बाण लिए? एक बात आप समझ लो कि धनुष्य बाण और नाम ये छीन कर लिया उन्होंने, लेकिन ओरिजिनल शिवसेना, ये मेरे सवाल हैं आगे, सुनो, आपके सवाल कुछ भी उसका जवाब मैं दूंगा। लेकिन ओरिजिनल शिवसेना अगर कौन सी है तो उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की है, जिनको मशाल लेना पड़ा। और मशाल ये शिवसेना का बहुत पुराना चिन्ह है, मशाल जिसके ऊपर हमारे उस वक्त समय पर हरीश कदम लड़े थे, छगन भुजबल साहब लड़े थे, डॉक्टर रमेश प्रभु लड़े थे, मशाल लेकर उस वक्त। मतलब आप बोल रहे हैं कि पूरा सर्कल फिर से राउंड चेंज हो रहा है। तो वो मशाल वापस हमने ली। धनुष्य बाण अगर उन्होंने छीन कर लिया, तो मशाल जो हमारा पुराना चिन्ह था हमने लिया। और दूसरी बात, मैं हर सिचुएशन में कार्यकर्ताओं को उसका क्रेडिट देना चाहता हूँ कि ये मशाल है ना, घर घर तक पहुँचाने का काम कार्यकर्ताओं ने किया,
कि उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना की निशानी है मशाल, और ये मशाल घर घर में पहुंचने के कारण लोग भी जागरूक हुए। और ठीक है ना, मैं 10 साल इस क्षेत्र में विधायक था, मैं 100 के 100 काम नहीं कर सक पाया, लेकिन जो भी काम मेरे पास आए उसके लिए 100% मैं मेहनत किया, उसके लिए प्रयास किए, ये मात्र जरूर है। तो लोग चाहते थे, मेरे पास ऐसा नहीं है कि मैं चुन के आने के बाद केवल मेरे पार्टी के लोगों को मदद करना, मेरे पास हर पार्टी के लोग आते हैं, कांग्रेस के आते हैं, राष्ट्रवादी के आते हैं, बीजेपी के भी आते हैं। क्यों? अरे वो पार्टी के हो तो भी मेरे मतदाता है ना, उनका काम करना चाहिए, और जहाँ तक मैं उनको मदद करूँ उतना तक करने का मैंने प्रयास किया। 100 के 100 काम मैं नहीं कर सकता हूँ, एक भी काम अगर नहीं हुआ तो लोग नाराज होते हैं, लेकिन मेरा धर्म क्या है कि आने वाले हर काम के लिए मैं कोशिश करना चाहिए। 2024 में बहुत मेहनत तो रही, क्योंकि सबसे बड़ा है, आपने जैसा बताया कि लोगों को मशाल बताना था, अपनी निशानी चेंज हुई है ये बताना था। मैंने देखा था कि 2024 का जो काउंटिंग चल रहा था, 14 राउंड तक आप बहुत पीछे थे। इस पीछे रहने के 2 कारण में से एक कारण क्या हो सकता है, लाड़की बहन या ईवीएम? दोनों, ईवीएम और लाड़की बहन, दोनों उसका कारण था। मतलब आप बोल रहे हैं जब कि मुझे चुनाव की काउंटिंग होने के पहले ऐसा लग रहा था कि मैं ज़्यादा लीडिंग लूँ, लेकिन जब यादियाँ फूटने लगी पेटियाँ, तब जो जिस तरह से मैं देख रहा था, तो जिस वार्ड में मुझे लीडिंग मिलना चाहिए था उधर भी नहीं मिला। और एक बात मैं ये बोलता हूँ कि मेरे जीवन में मैं 18 साल का था तब से पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता के नाते शिवसेना से काम कर रहा हूँ। एक यादी का प्रमुख के नाते शिवसेना नेता तक मैं उद्धव जी और आदरणीय हिंदू माननीय बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे साहब, इन्होंने मुझे संधि दी। 100% वोटिंग हो सकता है किसी यादी में? नहीं। दिंडोशी के एक यादी में 100% वोट हुआ है। अच्छा, दिंडोशी की एक यादी में 100% वोट हुआ है। नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो कैसा हुआ? तो ईवीएम है, ईवीएम है। ईवीएम है। मेरे लाइफ में आज तक कोई भी यादी हो जिसमें 100% वोट नहीं हुआ है। एक यादी आज भी देखो, अगर मैं झूठ बोलता हूं तो दिंडोशी की यादी निकालो, एक यादी में जो भी कुछ वोटिंग हुआ है उतने ही वोटर से उतना ही वोटिंग हो गए। ये क्या है? ईवीएम नहीं है, ईवीएम है। 2024 वैसे भी बहुत टफ रहा है, क्योंकि लोगों पे टेंशन था। क्या है, अब हम थोड़ी सी बातें करते हैं पार्टी के रिलेटेड, फिर मैं आपके विधानसभा पे आऊँगा। ये आप एक बहुत ही अंदर तक और बहुत ही पुराने एक नेता और उद्धव फैमिली के बहुत करीब होने के कारण ये सवाल मैं पूछना चाहूँगा। मुझे पता है कि ये सवाल हो सकता है आप ना क्लियरिटी से जवाब दें। ये पार्टी में जो तोड़फोड़ हुई, जो एकनाथ शिंदे पार्टी को तोड़े, पार्टी का जो तोड़फोड़ हुआ, ये मेरी है, ये मेरी है, इसका थोड़ा सा रूपांतर चाहिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि नहीं, देखिए ये सब कारण ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को जब गवर्नमेंट बनाने में वो नाकामयाब रहे तो उनको दोबारा सीएम बनना था, और इसीलिए उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार इस्तेमाल कर कर उन्होंने ये शिवसेना को तोड़ा, और वो विधायक लेकर गए और शिंदे जी को अलग से चुनाव चिन्ह, नाम और पार्टी देने का काम उन्होंने किया। और अभी आपको पता है कि इलेक्शन आयोग में भी आज की किसकी सत्ता है, सेंटर में जो सत्ता में है उनकी सत्ता है। तो ये सारी बातें उन्होंने करवाई और शिवसेना को तोड़कर दोबारा एक बार सत्ता में महाराष्ट्र में आए, और उनका यूँ इस्तेमाल करते हुए आज वो सत्ता में है। शिवसेना जिस तरह से उनसे अलग होकर मुख्यमंत्री बने थे, और उद्धव जी ने अपनी छवि बनाई थी महाराष्ट्र में कि एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, अगर आने वाले दिनों में इसी तरह से वो काम करते तो दोबारा इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी अब जिस तरह से फैली है वो फैल नहीं पाती, और इसीलिए शिवसेना को तोड़ना ही था उनको। मुख्यमंत्री पद से आदरणीय बाला साहब के बेटे उद्धव बाला साहब ठाकरे को नीचे खींचना था, इसीलिए उन्होंने ये आमदार विधायक जो है वो सूरत लेके गुवाहाटी लेकर उन्होंने अलग से पार्टी बनाने का काम किया, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे पर्सनल है, पार्टी को छोड़ के। इतने कद्दावर नेता, बड़े बड़े, काफ़ी करीबी होने के नाते बहुत से लोग हैं, तो क्या आपके पास ऑफ़र नहीं आया था या आप जाना नहीं चाहते थे? देखिए, ऑफ़र तो सबको आता है, लेकिन वो मुझे ऑफ़र आया ऐसा बोल के लोगों को बोलना, इसमें मैं कोई धन्यता नहीं मानता हूँ। मेरा अंतरात्मा क्या कहता है कि मैं बाला साहब जी के साथ में हूँ, उनके बहुत बड़े एहसान मेरे पे है। तो जब तक मैं यहाँ पर रहकर पार्टी की सेवा कर सकूँ उतना मैं पार्टी को देना चाहिए। आज सबसे ज़्यादा अगर पार्टी ने मुझे दिया है, एक सामान्य शिवसैनिक को नगर सेवक बनाया 4 बार, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बनाया, सभागृह का नेता बनाया,
महापौर बनाया, विधायक बनाया, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं पार्टी के लिए प्रामाणिकता से काम करूं। और आदरणीय उद्धव जी एक अच्छे नेता है, जो उनको एक विजन है, एक इंसानियत के नाते वो सबको जिस तरह से रिलेशन रखते हैं, तो उनके प्रति मुझे बहुत बड़ा एक आस्था है। और जिस वक्त ये पार्टी टूटी थी तब तो वो तो बहुत बीमार थे, और बीमारी में जिस तरह से उनके साथ ये सारी घटना घटी तो उसका एक दुख मन में था। और ऑफर विपर सब चलते रहता है, लेकिन अंतरात्मा क्या कहता है उस तहत आपको चलना चाहिए, और मैं उनके साथ रहा। एक विवाद और है, उस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर डिंडोशी पे आते हैं कि फर्जी विहिप दस्तावेज विवाद क्या था? जो फर्जी विप नहीं होता है, मैं पार्टी का उस वक्त विप था। उस वक्त जब पार्टी विधानसभा की चुनी गई तब उद्धव ठाकरे जी के साइन से एकनाथ शिंदे गठनेता और सुनील प्रभु विप, ऐसा जो खत था वो विधानसभा के सचिव जो होते हैं उनको दिया गया था। इसलिए पार्टी का विप, अखंड पार्टी का विप मैं था, और इसलिए वोट किसको देना चाहिए, वोटिंग में आप हाजिर रहना चाहिए, ये विप मेरे साइन से निकला। और उसके बाद उन्होंने जो दूसरा गठ बनाया और उसमें जो कोई विप बने वो फर्जी थे। अच्छा, तो आप ओरिजिनल पार्टी का व्हिप नहीं था। अभी आप व्हीप थे, लेकिन वहां से उन्होंने बना लिया व्हीप। उन्होंने भीड़ बनाया, वो फर्जी था, फर्जी और व्हीप वो था। हमें फर्जी कर रहे थे। हाँ हाँ हाँ, ये बहुत चला था कि कौन किसको फर्जी कह रहा है इस पे। चलो ऐसा है कि समय चला गया, हम लड़ाई लड़े, कोर्ट में गए, विधानसभा में इसके बारे में हुई, मैं खुद जाके आया इंक्वायरी में आयोग के सामने मैंने मेरे मुद्दे रखे। अब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है, हम न्याय देवता के ऊपर विश्वास रखते हैं, देखेंगे कभी हमें न्याय मिलता है। सर, हम लोग डिंडोशी पे बात करते हैं, जहाँ से आप 3 बार से लगातार विधायक बन रहे हैं। डिंडोशी में काफ़ी ऐसी समस्याएं हैं। डिंडोशी फैला नहीं हुआ है, फेमस नहीं हुआ है, लेकिन अब धारावी बहुत फेमस हुआ है। धारावी को पूरा देश जान रहा है। लेकिन मैंने जो सर्वे किया है, धारावी का जो क्षेत्रफल है वो हमारे डिंडोशी का कुरार का भी क्षेत्रफल उतना ही है। डिंडोशी में सिर्फ महले के 3 महले 4 महले लोग नहीं हैं, लेकिन धारावी में ऐसे लोग बहुत हैं। तो क्या आपने कभी, क्योंकि नगर सेवक की काउंटिंग यहाँ 7 है, वहाँ भी 7 है, यहाँ 1.5 MLA, वहाँ भी 1.5 MLA, यहाँ 1 MP, वहाँ भी 1 MP है, सेम आ रहा है। क्यों नहीं हम डिंडोशी के बारे में, हम सरकार से आपने मांग नहीं किया कि डिंडोशी का विकास हो, झोपड़पट्टी हटाए? मैं विधायक होने के बाद बार बार ये मांग मैं सरकार से कर रहा हूँ। मैंने कहा केवल धारावी एक झोपड़पट्टी नहीं है मुंबई शहर में। आप देखिए पश्चिम और पूर्व उपनगर में सारे इलाके हाईवे के इस बाजू और वो बाजू डेवलपमेंट होने के बाद जो भी झोपड़पट्टी बची है वो बड़ी झोपड़पट्टी की है संख्या में। तो सब झोपड़पट्टी को डेवलप करना चाहिए, इस तरह से आप प्लानिंग करो। तो डिंडोशी को अगर आपको डेवलप करना है तो पहले जो DP रोड है वो खुले करने चाहिए। मैं जब विधायक बना तो पिछले 10 साल में 2 रोड मैंने खुले करवाए। आपको पता होगा, एक नर्मदा हॉल से पठानवाड़ी जाने वाला रास्ता जिसमें डिस्प्यूट था, मैं कमिश्नर साहब को 3 बार वहाँ लेके आया और वो रास्ता हमने खुला किया। उस वक्त वहाँ के मेरे नगर सेवक थे गणपत वारी से, वो चाहते थे कि साहब ये अपने को रोड खोलना चाहिए, और हम लोगों ने प्रयास किया। तो उस वक्त के मेरे साथी जितने नगर सेवक थे उन्होंने मुझे मदद की और महानगर पालिका से वो रोड खुलवाया। आज आप देखते हो कि गोकुल धाम से सीधा पठानवाड़ी त्रिवेणी नगर जाने वाला रास्ता जो डेड एंड था, आदमी यहाँ से वहाँ जा नहीं सकता था, उसमें अच्छे झोपड़े थे, लेकिन उनको हमने उसी बाजू के बिल्डिंग में घर दिलवाए, ये सारे में PAP बनाकर रोड खुला हो गया। आज ट्रैफिक जा रही है। और तीसरा रोड ऐसा है कि जो कन्यापाड़ा से संजय नगर से सीधा रत्नागिरी जाता है, बीच में आप देखा होगा कि वहाँ जो एक कंपाउंड का नाम है मोरिया कंपाउंड, जिसमें डिस्प्यूट था, ये कोर्ट केस, वहाँ भी रूम से, हाँ, तो BMC ने उसको सब सेटल करके वहाँ के लोगों को हमने घर दिया और पूरा रास्ता रत्नागिरी तक हमने शुरू करवा दिया। बड़ा चौड़ा, लंबा चौड़ा रोड। तो उसके कारण ट्रैफिक जो कंजम्पशन हो रहा था वो नहीं हो रहा है। तो 3 रास्ते खोले, लेकिन सबसे बेहतरीन काम ये होने वाला है कि रत्नागिरी से लेके लोखंडवाला का रास्ता 120 फीट का वाइटल प्रोजेक्ट हमने डिक्लेयर किया है। वो जिस दिन अभी उसका पानी के टाँकी तक काम पूरा हुआ, उसका आगे भी फॉरेस्ट में सर्वे और बांधकाम करने का काम एक ही ठेकेदार को BMC ने दिया है, जो परमिशन भी लाएगा और काम भी करेगा। वो शुरुआत है। वो अगर रोड खुलता है तो उसके लिए भी हम लोखंडवाला तक जाएंगे। और दूसरा संस्कार कॉलेज से जीजी मालकरी, जिसका काम अब शुरू है। और चौथा रोड है लोखंडवाला से लेके अप्पापाड़ा। ये जो रोड खुलेंगे तो डेवलपमेंट जो आजू बाजू में है वो आसानी से हो जाएगी, और इसके लिए मेरा प्रयास चालू है। और मैं ये कहता हूँ कि ये इस रोड के अंदर जो झोपड़े हैं, इन झोपड़ों को 3 किलोमीटर के अंदर इसी कुरार में जो बिल्डिंग बन रही है अभी SRA में, उस SRA के बिल्डिंग में
उनको जो पीटीसी है उसको कन्वर्ट करो पीएपी में। और मैंने कमिश्नर को खत दिया है, विधानसभा में इसके बारे में मांग की है, आश्वासन मुझे दिया है मिनिस्टर ने कि हम आजू बाजू के 3 किलोमीटर के अंदर जितने पीटीसी होगा उसको पीएपी में कन्वर्ट करके हम उसको घर देंगे, और उसको शुरुआत भी हो गई है। तो यहाँ पर पीटीसी नहीं, 5000 घरों की ज़रूरत है, इसीलिए जो घर बनेंगे वो पीटीसी का पीएपी में कन्वर्ट करके शासन को हमें देना है, तो ये दिंडोशी डेवलप हो जाएगी। तो पीटीसी और ये शासन की जिम्मेदारी है। तो पीटीसी में लोग कुर्ला, धारावी, ओशिरा यहाँ से नहीं आ सकते? देखिए, दिंडोशी में बाहर से आने की ज़रूरत ही नहीं है। दिंडोशी में जहाँ पे डेवलपमेंट में जितने रास्ते, नाले, इसके बाजू में जितने भी घर जा रहे हैं उनको यहाँ घर देना है, इसलिए बाहर के लोगों को लाना नहीं है, कुरार के लोगों में कुरार में बसाना है। लेकिन लॉ बोलता है कि आप ला सकते हैं, कुर्ला से लोगों को ला सकते हैं। देखो, लॉ क्या बोलता है उसे मुझे मतलब नहीं है। 3 किलोमीटर अंदर अगर डेवलपमेंट चाहते हो, नाले का रुंदीकरण आप करेंगे। हाँ। पोइसर रिवर का रुंदीकरण किया, तब मेरे पे ये लोगों ने इस तरह से आरोप किया था कि बिल्डर से पैसा खाया और लोग वो चेंबूर लेके जा रहा है। मैंने कहा देखो, मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूँ कि आप लोगों को इधर ही मैं घर दूंगा। तब लोगों ने विश्वास नहीं किया। जो लोग मेरे को गाली दे रहे थे उस वक्त आज कहने लगे कि साहब आपके कारण हमें अच्छा घर मिला, सब त्रिवेणी नगर में रहने गए। तो मैं लोगों को एक बार वचन देता हूँ तो पूरा करता हूँ। और अभी जीजी मालकरी रोड पे जितने भी घर है ना, उनको हाँ, वो बाजू संस्कार में- कॉलेज से जो जीजी मालकरी रोड निकल रहा है उसके बारे उसके में बोलो। बाजू में जो एसआरए बन रहा है उसमें पीटीसी को पीएपी पे कन्वर्ट करके उधर ही हम घर दे रहे हैं। अच्छा, तो एक बात बताइए ना, आप इतना मेहनत बोल रहे हैं कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, फिर क्यों आपके ही डिंडोसी के क्षेत्र में ये बैनर दिख रहा है, पीटीसी हटाओ कुरार बचाओ? देखो, अभी राजनीति में चुनाव आए हैं तो सब जन क्रेडिट लेना चाहते हैं, वो लोगों को बताना चाहते हैं कि मैं कुछ कर रहा हूँ। फिर कौन क्या कर रहा है उसके ऊपर मैं ध्यान नहीं देता हूँ। मैं विधायक के नाते जनता के लिए क्या कर रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ कि पीटीसी नहीं पीएपी, और पीटीसी को कन्वर्ट करो पीएपी में, और उनको कुरार के लोगों को यही घर दो जिसमें आपको बताता हूँ कुरार विलेज का नाला जो है ना उसमें 1300 घर जा रहे हैं। अच्छा, 1300, 1300। हाँ, तो उनकी जरूरत पड़ेगी हमारे पास। संस्कार कॉलेज का जो जा रहा है उसमें 450, 500 घर जा रहे हैं। हाँ, दुकानें भी है, इनको घर यही देना है। अब लोखंडवाला का जो रोड जा रहा है उसमें 300, 350 घर जा रहे हैं। अब इन सारे लोगों को घर कुरार में हम देंगे, पीटीसी कन्वर्ट करेंगे पीएपी में, तो लोग यहाँ के यहाँ आनंद से जाएंगे और 300 स्क्वायर फीट के घर में बिल्डिंग में जाएंगे। तो आप बोलेंगे अरे सरकार ने अच्छा काम किया, यहाँ के विधायक ने कहा वो सच है कि हमको पीटीसी का पीएपी बना के दिया। अब लोग अभी चुनाव के दौरान अगर कुछ क्या स्टेटमेंट देते हैं, अखबारों में क्या छप के आता है, सत्यता क्या है, वास्तविकता क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसी मुद्दों में मेरे को एक मुद्दा और दिख रहा है, जैसा कि आ रहा है कि जो पहले महले पर रहते हैं, अगर उनके पास पुरावा है, वो वैलिड पुरावा है, जैसे सशुल्क में आते हैं 2011 के पहले के पुरावा या 95 के पहले, क्या उन्हें भी घर मिलना चाहिए? इस बारे में भी आप समझ लो, 2011 का सशुल्क जो है वो वाइटल प्रोजेक्ट जो होता है बड़ा 100 करोड़ के ऊपर का प्रोजेक्ट होता है, उसमें अगर लोग आते हैं, अगर एसआरए में आते हैं तो उनको हम सशुल्क में घर देते हैं, जिसका शासन की ओर से पैसा भरा जाता है। एसआरए में होगा तो डेवलपर उसका पैसा भरता है, महानगर पालिका प्रोजेक्ट में हो तो महापालिका उसकी पैसा देती है। अब ये जो मैं आपको कह रहा हूँ 1+1, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसी दिंडोशी से, कि ओमकार के डेवलपमेंट में बहुत सारे लोगों को उस वक्त जो लोग उधर नेतृत्व कर रहे थे उन्होंने कहा डेवलपर की ओर से कि हम पहले माले को घर देंगे, और उनका एग्रीमेंट करवा के लिया। और बाद में जब घर देने की नौबत आई तो उन्होंने तो मीन्स ग्राउंड फ्लोर ऐसा बताकर पहले माले को भी घर दिया। तो कई लोग कोर्ट में गए, उसकी तकरार हो गई, फिर मालूम पड़ा कि पहले माले को हम घर नहीं दे सकते। फिर सारे लोग आंदोलन में बैठे, और उस आंदोलन जब शुरुआत हुई थी तब मैं विधायक बना। तो वो सारा जो उन लोगों का निवेदन था वो लेकर मैं सरकार से झगड़ रहा था, और तब मुझे पता चला कि 1+1 जो लोग रहते हैं, 65 का जो चाली है, 75 की जो चाली है, उसके बाद के जो लोग हैं उनके पास असेसमेंट बिल है, पानी का बिल है, लाइट बिल है, मतदार यादी में नाम है, ऐसे लोगों को शासन ने घर देना चाहिए। और केवल मैं बातें करके वहाँ पे कुछ होने वाला नहीं था। तो मैंने सरकार को इसका इम्प्लीमेंट करने के लिए बिल लाना चाहिए खुद का, इसीलिए मैं खुद अशासकीय बिल लाया, जिसकी चर्चा हुई विधानसभा में, एक नहीं 4 बार हुई। हाँ। उसमें और सारे पार्टी के जितने हमारे विधायक थे उन्होंने सहभाग लिया, और उन्होंने कहा कि ये होना चाहिए, सुनील प्रभु जो मांग कर रहे हैं उसके लिए हमारा सपोर्ट है। और उसके बाद प्रकाश मेहता गृह निर्माण मंत्री थे, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने कहा कि सुनील प्रभु जी आप अशासकीय बिल पीछे लीजिए विधानसभा में, हम शासकीय बिल लाते हैं। तो मुझे आनंद हुआ कि पहले माले वाले को घर मिल रहा है, वो शासन बिल ला रहा है, तो अच्छा है। तो बोले हम पहले सर्वे करेंगे। तो अभी सर्वे उनका चालू ही है,
लेकिन अभी पहले माले वाले का घर देने का परिपत्रक अभी तक निकला नहीं है और इसके बारे में सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया। लेकिन मेरी लड़ाई चालू है। मैं पिछले अधिवेशन में भी मेरे वीडियो होगा तो मैं आपको भेजता हूँ, आप बताइए कि बोले एक तो इस उपनगर के लिए शहर जैसे सेस प्रॉपर्टी जो है उसको आप रिपेयरिंग बोर्ड लाना चाहिए था, 65 के जो चाली है उसके लिए। वो उपनगर में आपने रिपेयरिंग बोर्ड नहीं लाया। SRA में आज डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ के लिए ये धोरण बनाना था, वो आपने नहीं किया। पहले माले पे जो रहते हैं उनके पास असेसमेंट बिल है, पानी का बिल है, आप असेसमेंट टैक्स भरते हो, मतदार यादी में नाम है, लाइट बिल में नाम है, तो आप उसको घर देना चाहिए। ये विषय में आपने परिपत्रक नहीं निकाला और उनको अभी तक कुछ अब उसके बारे में निर्णय नहीं ले रहे, तो SRA की स्कीम भी पूरी नहीं होगी ना। आज क्या है, लोग उनके पास जगह नहीं, इसलिए नीचे भी रहते और ऊपर भी रहते हैं। गलती उनकी नहीं है ना, जो कोई इमला मालिक है उसने नीचे वाले को दिया और ऊपर वाले को ऊपर वाले को भी बेचा। ऊपर वाले को बेचा, ऊपर एक अलग फैमिली रहती है, हाँ, लाइट बिल भी लगा के लगता है। हाँ, समझो नीचे सुनील प्रभु रहता होगा तो ऊपर वाला फैमिली कोई अलग है, उसका रेस्टिंग कार्ड अलग है, लाइट बिल अलग है, तो उसको घर मिलना चाहिए ना। लेकिन सरकार इसके बारे में अब तक कोई तरह से निर्णय नहीं ले रहा है। अभी कोई मुझे GR लगता पास नहीं है हुआ है। कोई GR पास नहीं हुआ है। महायुति के गवर्नमेंट में सरकार ने इसके बारे में भी निर्णय लेना चाहिए और जब तक निर्णय नहीं लेते तब तक मेरी लड़ाई चालू रहेगी। अच्छा, बात डिंडोशी की थी तो डिंडोशी से एक और चीज़ें हैं कि आपके बेटे अंकित प्रभु, क्या अंकित प्रभु इस बार डिंडोशी से किसी नगर सेवक का टिकट कट करके उनको टिकट दिया जाएगा? देखिए ये बातें है ना, ये सोशल मीडिया पे आ रहा है। नहीं, बातें और सोशल मीडिया पे इस तरह की चर्चा जो है वही गलत है। मुझे बताओ, अंकित प्रभु मेरा बेटा है, बेटा है, उसका गुनाह है क्या? नहीं। लेकिन एक कैपेबल कार्यकर्ता है ना। हाँ, पिछले 12-13 सालों से युवा वो का कार्यक्रम में वो सहभागी होता है, युवकों में वो काम करता है, संस्था से अनेक जुड़ा हुआ है। युवा सेना में आदित्य जी ठाकरे हमारे नेता, उनके साथ काम कर रहा है। उनके कार्यकारिणी में वो काम करते हुए पूरे विजन लेकर जो पार्टी उसको काम देती है वो केवल डिंडोशी में नहीं तो महाराष्ट्र में जाके काम करता है और युवा के लिए करता है, तो उसकी गलती है? तो उसके में कुछ कैपेबिलिटी है, इसीलिए पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेतृत्व ने उसको कुछ काम दिया होगा और नेतृत्व दिया है, तो उसमें गलत क्या है? और ऐसा है कि किसी के टिकट काट के उसको टिकट देना ये मेरे हाथ में नहीं है। मैं एक शिवसेना का नेता हूँ, विधायक हूँ, लेकिन मेरे बेटे के लिए मैं किसी के ऊपर अन्याय करूँ ये मेरा मानसिकता नहीं है। पार्टी के सुप्रीमो तय करेंगे कि अगर वो कैपेबल है तो उसको अगर इस तरह से चुनाव में रणनीति में लाना है तो पार्टी के नेता तय करेंगे उसको क्या करना और कहाँ जाना है और कहाँ लड़ना है। आप अब का नया मुद्दा देख रहे हैं कि मराठी और गैर मराठी। आप डिंडोशी जहाँ से चुन के आते हैं, आपको ही पता है 40 से 50% परप्रांतीय हैं, तो आपको लगता है कि हमें परप्रांतीय नहीं चाहिए या आपको सपोर्ट नहीं करेंगे? ये क्या मुद्दा है? ऐसा है कि देखो, मैं परप्रांतीय और मराठी ये वाद में जाता ही नहीं है। देखो, यहाँ डिंडोशी में रहने वाला हर आदमी मेरा है। मराठी भी जितना मेरे पे प्यार करते हैं उतना उत्तर भारतीय भी करते हैं, उतने भी मुस्लिम करते हैं, उतने ही क्रिश्चियन करते हैं। क्योंकि मेरे पास आए हुए हर आदमी को ये पूछता हूँ तेरा काम क्या है, मैं मदद क्या करूँ। मैं कभी पूछता नहीं है तू कहाँ से आया, कौन से इलाके से आया, मुंबई में कहाँ रहता है, डिंडोशी में कहाँ रहता है, तेरा काम क्या है और मेरे अधिकार का ऑफर में तेरे लिए क्या करूँ। इसलिए मराठी और अमराठी दोनों चाहते हैं कि इस मुंबई शहर में दोबारा एक बार मुंबई महानगर पालिका में उद्धव बाला साहब ठाकरे और अभी राज जी साथ में आए हैं तो दोनों की युति की सत्ता हो। अगर आप आने वाले चुनाव में MP का टिकट मिलता है तो आप MP की तैयारी कर देखिए भाई, मैं महाराष्ट्र में विधायक के नाते काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ये दिल्ली नहीं जाना चाहते आप? ये सवाल पूछकर मेरे को किसी भी झमेले में डालो मत। मैं महाराष्ट्र में हूँ, महाराष्ट्र में आदरणीय शिवसेना पक्ष प्रमुख जी और महाराष्ट्र के जो विधायक है उनके साथ काम करते हुए महाराष्ट्र के प्रश्न, मुंबई शहर के प्रश्न, यहाँ के लोगों के प्रश्न छुड़ाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है और महाराष्ट्र में काम करने में मैं आनंदी हूँ। आप डीप में शिवसेना परिवार के साथ हैं, पार्टी के साथ है। एक सवाल जो सोशल मीडिया पे बहुत गुमराह करती है, रोज़ आता है कि बीजेपी और शिंदे गठ का गठबंधन टूट रहा है, शिंदे गठ फिर से उद्धव गठ के साथ जुड़ रहा है। ये इसके बारे में थोड़ी सी क्लियरिटी कुछ। देखो, सोशल मीडिया में हर कोई बातें आती है, सब बात सच्चे नहीं होती है। हाँ। और आपको पता है कि इतने कटुता के बाद जिस तरह से अलग हो गए सारे लोग, तो उसको दोबारा एक साथ आने में बहुत साल लगेंगे, इतने जल्दी नहीं होने वाला है। तो
सोशल मीडिया में ये सब बातें आती रहती, लेकिन हम अभी हमें पार्टी, हमारी जो पार्टी उसका काम करना है, हम करते रहे। आखिरी सवाल आपका, नागपुर अधिवेशन जस्ट अभी शुरू होने जा रहा है, तो आपको क्या लगता है किस मुद्दे को आप नागपुर अधिवेशन में उठाएंगे? नागपुर अधिवेशन में ये मुद्दे को मैं उठाऊंगा कि महाराष्ट्र में ये सरकार को 1 साल पूरा हुआ, घोषणा ही की है, काम नहीं दिख रहा है ना। आज जो भी काम दिख रहा है वो 10-12 साल पहले जिसका प्लानिंग किया था वही दिख रहा है। मेट्रो में है, मेट्रो जो है वो देखा है ना, वो पृथ्वीराज चौहान जी के समय पे मेट्रो का काम हुआ था, अशोक राव जी तभी थे, तभी का ये प्लानिंग था, समझे कि नहीं। सागरी सेतु, सागरी सेतु जो है वो भी उसी वक्त का प्लानिंग था, इनके कार्यकाल में पूरा हुआ। कोस्टल रोड मुंबई महानगर पालिका का प्लानिंग था, इनके कार्यकाल में पूरा हुआ, उद्धव जी की संकल्पना है। और आप देखिए ना, ये सब नए प्रोजेक्ट के बारे में। किसानों के क्या हाल है महाराष्ट्र में, आज उनको बोला जा रहा है हम ये करेंगे वो करेंगे, कर्जा तो नहीं माफ़ हो रहा है उनको, पर जो अभी विपत्ति आई और जो जिस तरह से बारिश हुआ अवकाली, उसका पैसा भी नहीं दिया गया। अभी तक किसान तो बेचारे ऐसे परेशान है, बैंक वाले उनको तकलीफ दे रहे। महाराष्ट्र में उद्योग जो है वो बाहर जा रहे हैं, यहाँ के लोगों को उद्योग ही नहीं है। आईटी विभाग की स्थिति भी ऐसी है, भूखंड यहाँ पे लेना और ख़रीदना यही काम सरकार में रहे जो लोग हैं वो कर रहे हैं। और दूसरी बात ऐसी है, आज मुंबई की स्थिति देखेंगे, मुंबई के हॉस्पिटल की क्या स्थिति है। मुंबई के हॉस्पिटल की स्थिति में डॉक्टर नहीं है, नर्सेस नहीं है, दवाई नहीं है। बाला साहब ठाकरे दवाखाना खोला है, वहाँ लोग आते हैं बैठते हैं, उधर ना दवा है ना डॉक्टर है, समझे कि नहीं। मेडिकल सेंटर जो है उसकी हालत एकदम बहुत ख़राब है, समझे कि नहीं। ये स्थिति है। रास्ते की हाल क्या है, रास्ते खोद के रखे अभी तक पूरे नहीं हुए। ब्यूटिफिकेशन के लिए 1200 करोड़ खर्चे किए, 1 रुपया भी दिखता नहीं, सब झाड़ भर गए, टाइल्स भी टूट गए। ये सब काम मुंबई के लिए। और प्रदूषण कितना है, जिस प्रदूषण के कारण हर इंसान आज तकलीफ में है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा घसा खराब है, ये कहा प्रदूषण के कारण। मैं लोगों में घूमता हूँ, वहाँ जाना पड़ता है, प्रदूषण होता है। अभी मैं क्या हर वक्त मास्क लगा के जाऊँ, नहीं कर सकता, मैं लोक प्रतिनिधि हूँ। आज देखो मेरा घसा खराब है। हर इंसान की स्थिति है प्रदूषण के कारण। ये सारे मुद्दे को हम विधानसभा में उठाएंगे और न्याय मांगेंगे कि सरकार इसके लिए क्या कर रही है। धन्यवाद। आज के हमारे जो अतिथि थे सुनील प्रभु जी का मैं धन्यवाद देता हूँ, काफ़ी समय आपने दिया इतना व्यस्त होने के कारण भी। और आप हमारे चैनल को ऐसे ही देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपके अगर कुछ सवाल पे लग रहा है संशय है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं कि ये सवाल का जवाब ये नहीं हो सकता, इस सवाल का जवाब यह हो सकता है। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।